देखिए नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट साल 2091 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के दौरान नए मुकदमों पर रोक लगा दी है और केंद्र से अल्फनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक इस मामले पर सुनवाई जारी है तब तक देश भर में इस कानून के खिलाफ नए मामले दर्ज नहीं किए जा सकेंगे। फिलहाल काशी, मथुरा के अलावा इन 10 से ज्यादा जगहों पर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई तक किसी भी अदालत में कोई अंतरिम या फाइनल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार सैयद काब रशीदी और इसके साथ ही कमेटी के सचिव सरवर और एएमआई प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। जमीयत उलेमा हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब सुप्रीम कोर्ट में गई थी और जमीयत उलेमा हिंद ने इस पर जल्दी सुनवाई करने के लिए मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत में सीजीआई साहब को लेटर भी लिखा था कि आप जितना जल्दी हो सके इस केस को कंसीडर करें, सुनवाई करें, ऐसी रिक्वेस्ट है। चूंकि भारत में बहुत ज्यादा इस तरह के मसाइल को उठाया जा रहा है, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि जमीयत उलेमा हिंद के लीडर मौलाना अरशद मदनी साहब के इस रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप में यह आदेश दिया है कि जब तक हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, भारत का कोई भी कोर्ट मस्जिद और दरगाह को लेकर के कोई भी सूट रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती, किसी भी कोर्ट को यह आदेश नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो कोई सूट रजिस्टर्ड कर ले मस्जिद या दरगाह को लेकर के। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो ऑलरेडी सूट रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनमें भी कोर्ट सर्वे या कमीशन जारी करने आदि जैसे आदेश नहीं दे सकता है, कोई अंतरिम या फाइनल ऑर्डर भी पास नहीं कर सकता है। देखिए, आज 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा खूबसूरत फैसला आया है, जिससे कि जुडिशरी में हमारा फिर से यकीन बहाल हुआ है। जिस तरह से लोकल कोर्ट से फैसले आ रहे थे, फैसले नहीं, जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिस तरह की कार्रवाई चल रही थी, उससे लोगों का जुडिशरी पे विश्वास डामाडोल हुआ था। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया, वापस से जुडिशरी पर हमको उम्मीद की किरणें जागी हैं और उसमें यह आया कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स और सर्वेस ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप टिल वैलिडिटी ऑफ सेक्शंस 3 and 4 आर डिसाइडेड। और यूनियन ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 हफ्ते का वक्त भी मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो अपना रुख स्पष्ट करें कि वो क्या चाहते हैं एंड होपफुली
हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट इसी किस्म की बात कहेगी कि जिससे आपस में जो बैड ब्लड क्रिएट हो रहा था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो खत्म होगा। एक नई पहल होगी, जुडिशरी में हमारा यकीन बहाल होगा और ये जगह जगह जो खुदाई अभियान चल रहा है जिससे देश का हर शख्स परेशान है वो खत्म होगा। से है जहां विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचकर कलश पूजन करेंगे और महाकुंभ की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह मेला क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए विश्व भर के श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आने का निमंत्रण देंगे। प्रयागराज के लोग अपनी कला के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपने लगाव को दर्शा रहे हैं। उनकी पेंटिंग्स के जरिए महाकुंभ में शामिल होने का संदेश पूरे विश्व में दिया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार कैबिनेट की मोहर लगने के बाद अब अलग अलग पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उस बिल में क्या है वो हम देखेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से करते हैं और उसका विवरण क्या है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी इसमें बहुत समय लगेगा। वन नेशन वन इलेक्शन 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता, शायद यह 2031 में लागू हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं कराए गए। वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने इस फैसले की तारीफ की और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के विरोध पर कहा, विपक्ष किसी भी अच्छे काम के लिए तैयार नहीं रहता। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि जब देश में चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, जिससे विकास के कार्यों में बाधा आती है। आजादी के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होते थे। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाई इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जांपल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मैं ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? वन नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतो, हाँ वालों की जीतो, ये वही वाला काम है। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है जी। अगर संसद में आए, पास भी हो जाए, महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका है, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी, 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता। शायद 31 में कभी हो। फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जी सर, जो संविधान पे चर्चा आज से शुरू हो रही है संसद में, आपकी पार्टी का क्या इसके अंदर योगदान रहेगा? क्या आपका रुख रहेगा? बोलेंगे लोग संविधान पर क्या योगदान और न योगदान का। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। और बीजेपी वाले इमरजेंसी की बात करें, यही चलेगी और क्या चलेगा। अब उनको तो सब कुछ में कुछ न कुछ नजर आता है, तो क्या किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या तानाशाही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन इज ए वेरी गुड आइडिया, दैट्स व्हाट वी ऑल फील। हम सरकार हमारी है,
तो इसमें क्या है, जो इलेक्शन बार बार होता रहता है तो पूरा देश में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है सारा रुक जाता है, सारा काम हर जगह जो भी इलेक्शन शुरू होता है एवरीथिंग गेट स्टॉप्ड। इससे बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, तो इसलिए इट इज़ बेटर इट इज़ टू बी इन वन, एक ही बार हो जाए तो डेवलपमेंट में भी इजी रहेगा। और बार बार जो बोलेंगे, अब मोदी जी को भी जाना पड़ता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टू अटेंड एवरीवेयर। नहीं, उनकी सोच गलत है। देखिए, जब देश में बराबर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, विकास बाधक होता है, जो विकास के काम होते हैं उसमें रुकावट आती है। इस नाते जब आजादी के बाद के अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब बाधक नहीं था। बाई इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव होते होते पर विषम परिस्थितियां पैदा हुई कि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग चुनाव होने लगे, बाई इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। तो इससे आचार संहिता लगने पर काम बाधित होता था, विकास बाधित होता था। इस नाते विपक्ष की ही मांग थी, जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं हमारा वोटर लिस्ट है, नाम काट दिया गया, उनका काट दिया गया। तो इस नाते विपक्ष भी चाहता था और सत्ता पक्ष की भी कोशिश थी कि जब 18 साल उम्र पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा में उम्र 18 साल ही वोट देने वाले का तय है, तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट हो जाए। तो ये विपक्ष की भी मांग थी और सत्ता पक्ष का भी चाहत थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये काम होने जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग और सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ओबीसी आरक्षण की स्वीकृति के बाद अब सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ भोंगड़ा ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी और उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। पॉलिसी को जो है मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन मिल चुका है। जैसे आपने बोला कि सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, बहुत जल्द आचार संहिता लगेगी और मुझे लगता है जनवरी एंड तक हम चुनाव में वोटिंग कराने की पॉसिबिलिटी। कैसे जीत को लेकर कितना आश्वस्त है कि अब की बात देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर लोगों ने अपना विश्वास जताया है। आपने देखा भी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट दिया और उत्तराखंड की भी देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ केदारनाथ की जीत ने हमको बहुत बड़ा इम्पेटस दिया है। लेकिन सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। पॉलिसी को जो है मुख्यमंत्री जी का खबर देहरादून से है, जहां देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे सकारात्मक बताया और कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और आर्थिकी में बचत होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाया कि क्या सरकारें इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने उत्तराखंड के पंचायत चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 13 जिलों में से 12 जिलों में चुनाव एक साथ होते हैं, जबकि हरिद्वार में अलग समय पर चुनाव होते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब इस प्रकार से नवाचार के नाते जाने जाते हैं और नवाचार इन्हीं का आवश्यकता भी लगती है। जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव यदि होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक रूपता भी कहीं आएगी और साथ में जो चुनावी खर्चे हैं, साथ में जो आचार संहिताओं की जो समस्याएं हैं, विकास कार्य जो प्रभावित होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अति आवश्यक है। 1967 से पहले ये पहले से एक रूपता थी। एक देश एक चुनाव के माध्यम से पूरे देश भर में चुनाव होते थे। राजधानी दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से बम की धमकी का कॉल आया। राजधानी दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से बम की धमकी का कॉल आया और पहली कॉल सुबह 4:30 बजे की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम और दमकल विभाग मौके पर तुरंत पहुंचे और अपनी जांच शुरू करी। फोन कॉल के अलावा ईमेल से भी धमकी दी गई और अभी तक की जांच में कुछ भी संगीत नहीं मिला है। जिन 16 स्कूलों को धमकी मिली है, जिसमें भटनागर पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार कैब्रिज स्कूल और श्रीनिवासपुरी DPS ईस्ट ऑफ कैलाश और साउथ
दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल और सफदरजंग, इंक्लेव और कटेक्स पब्लिक स्कूल रोहिणी शामिल हैं। अभी तक की पुलिस जांच में कुछ भी संकेत नहीं मिला है। ईमेल से भेजी गई धमकी में कहा गया कि यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि आपके स्कूल परिसर में कई विस्फोट हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने छात्रों के स्कूल परिसर में प्रवेश करते समय उनके बैग की बार बार जांच नहीं करते और इसी सीक्रेट ग्रुप शामिल है और कई रेड रूम भी हैं और बम बिल्डिंग्स को नष्ट करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। खबर इटावा से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से 2000 से 5000 रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया। अस्पताल में राष्ट्रीय अधीनता निवारण कार्यक्रम के तहत आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं, लेकिन मरीजों से यह रकम अवैध तरीके से ली जा रही है। मरीजों का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए आने पर उनसे पैसे मांगे गए और यह राशि पर्ची में रखने के लिए कहा गया। इस मामले में जाँच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। जिला चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और यदि किसी तरह का शुल्क लेने की बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि अभी अभी संज्ञान में आया कोई बाहरी व्यक्ति बैठा है तो उसके लिए मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया गया, वो आके इसमें उस बाहरी व्यक्ति को उठा के ले जाएंगे और जाँच करेंगे। जिला खबर फिरोजाबाद से है, जहां हसुआ रोड पर रात को पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। लुटेरे ने यादव कॉलोनी निवासी विशाल से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि गोपाल उर्फ गुड्डन को तमंचा और लूटा गया मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एसपी ग्रामीण और अन्य आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। देखिए, थाना शिकोहाबाद में अभी आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक विशाल पुत्र गेंदालाल नाम के व्यक्ति हैं जो यादव कॉलोनी शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि दो बाइक सवार जो एक काली पल्सर बाइक पर सवार थे, वो उनका एक मोबाइल वहाँ से झपट के ले गए। उन्होंने उनका हुलिया भी बताया था। इसी क्रम में थाने की पुलिस सक्रिय हुई। उसने कई जगह हम लोगों ने चेकिंग शुरू करवाई थी और यहाँ ये जो हसुआ रोड है, यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा पुलिस को। पुलिस ने उसको रोकने के लिए इशारा किया तो वो ये साइड का जो लिंक रोड है उस पर भागने लगा। पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की ओर से जो फायरिंग की गई उसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, इंजर्ड हुआ है। ये मौके पर ही इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने घटना की थी वो मोटरसाइकिल मौके बरामद हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां ग्राम कला में 9 अक्टूबर को एक हत्या का मामला सामने आया। एसएसपी ने बताया कि शुरुआत में मामला हत्या का नहीं था बल्कि दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह हत्या का मामला सिद्ध हुआ। जांच में पता चला कि मृतक के पास 12 बीघा जमीन थी जिसे उनका बेटा रविंद्र अपने नाम करना चाहता था। पिता ने जमीन उसे नहीं दी, जिसके बाद रविंद्र ने गला घोंटकर हत्या कर दी। रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। 9 अक्टूबर को थाना झबरेड़ा के झबरेड़ी कला ग्राम क्षेत्र में एक व्यक्ति मृतक विनोद अपने घर में मृत पाए गए थे। इसमें पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो वहां पर जो उपस्थित शख्स थे वो इस ओर इंगित कर रहे थे कि यह हत्या का भी मामला हो सकता है। हालांकि जो वहाँ अन्य लोग जो थे वो इस संबंध में मुत्सर नहीं थे। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पीएम रिपोर्ट का वेट किया और पीएम में इस बात को भी हम लोगों ने इंगित किया कि इसमें हत्या के भी कारणों को देखा जाना चाहिए। खबर महोबा से है, जहां खेत में काम करने के दौरान एक 50 वर्षीय अधेड़ महिला पर आदमखोर सियार ने हमला कर दिया। महिला को अपने जबड़े में दबाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस दौरान महिला को बचाने के प्रयास में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट कर सियार को मार डाला। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है।
सर एक महिला को इलाज के लिए लाया गया, क्या मामला? जिला चिकित्सालय मऊ में 108 एम्बुलेंस द्वारा एक पेशेंट आई हुई जो कि सियार के काटने से गंभीर रूप से लाया गया है, जिसके अपर लिम्ब में काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, जिसका जिला चिकित्सालय मऊ में ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट है। मेरा नाम विक्रम है। क्या घटना हुई है? जी मेरे दोस्त की जो मम्मी है वो खेत पर मूंगफली वगैरह धो रहे थे, तो वहाँ पर अचानक एक शेर आया और अचानक उनको उसने हमला कर दिया और काटना चालू कर दिया, तो काफ़ी रूप से मुंह में काट लिया है, जिसके बाद हम उनको अस्पताल में लेके आए। तो शेर क्या हुआ, भाग गया कि मार दिया? मार दिया था उसको। मार दिया शेर? हाँ। कहाँ की घटना है? बिल्कुल। मेरा नाम विक्रम है। खबर पौड़ी से है, जहां महोत्सव के अंतिम दिन गढ़ रतन नरेंद्र नेगी के गीतों को सुनने के लिए कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में पौड़ीवासी रामलीला मैदान पहुंचे। नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल भिष्ट के गीतों ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। नेगी जी ने व्यापार सभा पौड़ी का आभार जताते हुए कहा कि पौड़ी में उनके प्रयासों से यह सफल आयोजन संभव हो सका। उन्होंने यहां पहुंची हजारों लोगों का भी धन्यवाद किया और कहा कि ठंड में भी लोकगीतों के प्रति लोगों का प्यार साफ दिखाई देता है। यहाँ पे तो हमेशा भीड़ ही रहती है, जब भी कोई कलाकार आते हैं पौड़ी में तो बहुत भीड़ होती है। आज भी आपको इस कड़कड़ाती ठंड में आप देख रहे हैं कि लोग दिसंबर के महीने पौड़ी में और लोग घर से बाहर हैं और बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। तो ये मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ पौड़ी के लोगों का उत्साह, और ये लोग जो हैं प्रोत्साहित करते हैं हम कलाकारों को प्रेरित करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाती है ऐसी भीड़। तो मैं पौड़ी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पौड़ी महोत्सव का जो रंगत थी वो बनाए रखी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी के बडकौट क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास सुबह करीब 3 बजे एक आवासीय भवन में अचानक आग लग गई। आग की लपेटें इतनी तेज बढ़ी थी कि 5 अन्य भवनों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रखे सामान और 5 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। घटना में कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई भवनों को नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन दल के 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचने पर करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। जिम्मेदार विभागों के समय पर न पहुंचने से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये घटना हुई है और काफी देरी से पहुंची है। सर जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बडकोट जो है पुराना बाजार में आग है, हमारी टीम ने त्वरित जो है कार्रवाई करके 7,000 नीचे गाड़ी के पास हमारे जो वाटर टेंडर है उसके पास हम लोग आए। तो हमारा जो वाटर टेंडर है उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई, क्योंकि गाड़ी खुले आसमान के नीचे है, टेम्परेचर माइनस चल रहा है, जिस कारण जो हमारे पास जो बैकअप के लिए एक ही गाड़ी है, जिसलिए हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो गया। और हमने उस सूचना को तुरंत जो है नौगांव और पुरोला फ्लैश किया, वहाँ से गाड़ियाँ मंगाई गई। ये घटना हुई है और काफ़ी देरी से पहुँची है। खबर बिजनौर से है, जहां घर से गायब युवक का शव जली अवस्था में गंगा किनारे पड़ा हुआ मिला। युवक का शव जली हुई अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 12/12/2024 को थाना क्षेत्र शौहरा की ग्राम मुकुरपुरी का रहने वाला मिंटू सन ऑफ राम सिंह सैनी उम्र करीब 32 वर्ष, जिसकी डेड बॉडी रामगंगा किनारे अर्धजली अवस्था में मिली है। परिजनों द्वारा सूचना दी जाने पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। परिजनों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मिंटू की शादी पहले हुई थी और उसकी पत्नी छोड़ के चली गई थी। 1.5 वर्ष पूर्व किसी दूसरी औरत को इसने अपने साथ रखा था, वो भी 1 माह पूर्व इसको छोड़ के चली गई, जब से तनावग्रस्त रहता था। आज दिनांक 12/12/2024 को थाना क्षेत्र शौहरा की ग्राम मुकुरपुरी का रहने वाला मिंटू सन ऑफ राम सिंह सैनी उम्र करीब 32 वर्ष, जिसकी डेड बॉडी रामगंगा किनारे अर्धजली अवस्था में मिली।
खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गई। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया है। गाड़ी के पट्टे अगले पट्टे निकल कर टायर में लग गए और फिर टायराइड की गोली निकल गई, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। अच्छा, कितनी सवारी थी? गाड़ी में सवारी थी 55। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? हरिद्वार से अमरोहा। अच्छा, तो चोट कितने लोगों के हैं? चोट अभी देखा ना, सवारी को सवारी रिप्लेस देने चक्कर अब पहले अस्पताल में भेजा, भी होंगी 10-15 सवारी है इनके चोट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।